हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता। हमारे पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र है, हमारे भारत देश में ऐसे कितने महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र है, उनकी बात क्रमिक रूप से जो भी वीडियो पब्लिश किए जाएंगे उनमें बात करेंगे। यानी कि इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह सभी वीडियो आप लास्ट तक देखिए। यानी कि यह पहला वीडियो है, पहले वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और जैविक विविधता है क्या, उनके बारे में जो आपकी समझ है वो काफी अच्छी तरह डेवलप हो जाएगी। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी का परिचय प्राप्त करते हैं, इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। जैविक विविधता यह शब्दावली का उपयोग सबसे पहले 1968 में RF डेसमैन, किसने? RF डेसमैन महोदय ने किया था। यहां से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी शब्दावली का उपयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1968 में। दूसरा क्वेश्चन कि जैविक विविधता का शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किस महोदय ने किया था? RF डेसमैन ने। जैविक विविधता का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम के जैविक घटकों में विविधता एवं उनका पारस्परिक संबंध जो किसी पारितंत्र में पाया जाता है। एक बार फिर से देख लो कि बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम के जैविक घटकों में विविधता एवं उनका पारस्परिक संबंध जो किसी पारितंत्र में पाया जाता है। यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैविक विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किस महोदय ने किया था? तो यह शब्दावली का उपयोग सबसे पहले RF डेसमैन ने किया था। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। और जैविक विविधता से जीव प्रजातियों, आनुवंशिक तथा पारितंत्र की विशेषताओं का पता चलता है। क्या? यह बायोडाइवर्सिटी से जैविक प्रजातियों यानी कि स्पेसिस, आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक तथा पारितंत्र की विशेषताओं का पता चलता है। और मानव समाज के लिए पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम से बहुत से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ है। जीव जगत एवं वनस्पति जगत के टिकाऊ बने रहने के लिए यह पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी महत्ता है। क्या? यह जीव जगत तथा वनस्पति जगत के टिकाऊ बने रहने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी महत्ता है। मानव समाज को भोजन, उद्योगों के लिए कच्चा माल, औषधियां पारितंत्र से प्राप्त होती है। पारितंत्र से क्या क्या प्राप्त होता है? मानव समाज के लिए भोजन, उद्योगों के लिए कच्चा माल और औषधियां पारितंत्र से प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण सौंदर्य परक संसाधन भी है। जैविक विविधता में पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है तथा यह विकासवादी प्रक्रिया में सहायक होता है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या महत्वपूर्ण लाभ है एक बार फिर से देख लो कि मानव समाज को भोजन, उद्योगों के लिए कच्चा माल, औषधियां पारितंत्र से प्राप्त होती है। पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण सौंदर्य परक संसाधन भी है। जैविक विविधता से पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है तथा यह विकासवादी प्रक्रिया में सहायक होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जैविक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस दिए हैं और जैविक विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो पढ़ो। जैविक विविधता से जीव प्रजातियों, आनुवंशिक तथा पारितंत्र की विशेषताओं का पता चलता है। यह कथन बिल्कुल सही। जैविक विविधता से पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें। और अप्रत्यक्ष रूप से जैविक विविधता प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, परागकण यानी कि पॉलिनेशन, प्रस्वेदन यानी कि ट्रांसपीरेशन, रासायनिक चक्र यानी कि केमिकल साइकिलिंग, पोषक चक्र यानी कि न्यूट्रिशन साइकिलिंग, मृदा संरक्षण इंग्लिश में बोले तो सॉइल कंजर्वेशन, जलवायु नियमन यानी कि क्लाइमेट रेगुलेशन, वायु जल तंत्र यानी कि विंड वाटर सिस्टम, यह सभी के प्रबंधन, जल शोधन यानी कि वाटर ट्रीटमेंट तथा कीटाणु नियंत्रण में भी सहायता मिलती है।
दोस्तों जैविक विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के कारण अप्रत्यक्ष रूप से यह सभी साइकिलिंग में सहायता मिलती है। एक बार फिर से देख लो, प्रकाश संश्लेषण, परागण, प्रस्वेदन, रासायनिक चक्र, पोषक चक्र, मृदा संरक्षण, जलवायु नियमन, वायु जल तंत्र, यह सभी के प्रबंधन, साथ साथ जल शोधन तथा कीटाणु नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जैविक विविधता से कौन से कार्य में सहायता मिलती है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से जैविक विविधता से जलवायु नियमन में भी सहायता मिलती है, प्रकाश संश्लेषण में भी और मृदा संरक्षण में भी। ये सभी साइकिलिंग में, ये सभी कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलती है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें तो पारितंत्र तथा जैविक विविधता ह्रास का विश्व जलवायु परिवर्तन पर भी प्रभाव पड़ता है क्या? इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का यदि ह्रास होता है तो विश्व जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जैविक विविधता ह्रास का वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होता है, नुकसान होता है, विनाश होता है, तो दोस्तों वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तापमान तथा वर्षण की मात्रा में परिवर्तन होता है, कहीं कहीं पर सूखा पड़ता है तो कहीं कहीं पर बाढ़ की परिस्थिति पैदा हो जाती है और फलस्वरूप बाढ़ तथा सूखे की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका प्राणी जगत एवं मानव समाज पर खराब असर पड़ता है। दोस्तों इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का ह्रास करने पर विश्व जलवायु परिवर्तन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैविक विविधता का यदि ह्रास हो जाता है तो वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है, तापमान तथा वर्षण की मात्रा में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप क्या होता है? बाढ़ तथा सूखे की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिसका प्राणी जगत एवं मानव समाज पर खराब असर पड़ता है। आंसर बताइए। पारितंत्र तथा जैविक विविधता ह्रास का किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? यहाँ दोस्तों 4 शब्द दिए गए हैं। यदि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का विनाश हो जाता है तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? एक तो जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंजेस, वायुमंडल में, तापमान तथा वर्षण में, प्राणी जगत एवं मानव समाज, ये सभी पर दोस्तों पारितंत्र और जैविक विविधता ह्रास का प्रभाव पड़ता है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, यह चारों शब्दों पर प्रभाव पड़ता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों के एक अनुमान के अनुसार विश्व में जीव जातियों यानी कि स्पाइसीज की संख्या 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो सकती है क्या? पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि विश्व में जीव जातियों की संख्या 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की हो सकती है और भारत विश्व के उन 12 देशों में से एक है जहां भारी जैविक विविधता पाई जाती है और जैव विविधता के उद्देश्य से भारत के 70% क्षेत्रफल का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। दोस्तों हमारे भारत देश के लिए यह महत्वपूर्ण और अच्छी बात भी है कि विश्व के उन 12 देशों में से एक है हमारा भारत देश जहां भारी जैविक विविधता पाई जाती है और जैविक विविधता के उद्देश्य से भारत के 70% क्षेत्रफल का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रफल में 45,600 प्रकार के पेड़ पौधे तथा 91,000 प्रकार के पशु पक्षी तथा जीव जंतुओं की सूची तैयार की जा चुकी है क्या? सर्वेक्षण जो किया गया है, सर्वे किया गया है, तो यह जो भी क्षेत्रफल का सर्वे किया गया इनमें 45,600 प्रकार के पेड़ पौधे मिले और 91,000 प्रकार के पशु पक्षी तथा जीव जंतुओं की एक लिस्ट तैयार की जा चुकी है और मई 1994 में भारत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सदस्य बन चुका है हमारा भारत देश। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी, इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उनका सदस्य हमारा भारत देश कब बना? मई 1994 में। आंसर बताइए। एक अनुमान के अनुसार विश्व में पृथ्वी पर जीव जातियों की संख्या कितनी हो सकती है? एक अनुमान के अनुसार विश्व में पृथ्वी पर जीव जातियों की संख्या कितनी हो सकती है?
1 करोड़ से 10 करोड़ तक की हो सकती है दोस्तों। सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, 1 करोड़ से 10 करोड़। ये देखो, पारिस्थितिकी विज्ञान के विशेषज्ञों के एक अनुमान के अनुसार विश्व में जीव जातियों की संख्या 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की हो सकती है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, भारत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी का सदस्य कब बना? भारत यह अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी का सदस्य कब बना? 1994 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, मई 1994 में भारत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी का सदस्य बना। ये देख लीजिए, मई 1994 में भारत अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संगोष्ठी का सदस्य बन गया। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन ए। जैव विविधता संगोष्ठी यानी कि कन्वेंशन के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है दोस्तों। यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है देखो, एक तो जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा उद्देश्य है जैविक विविधता का उपयुक्त एवं टिकाऊ उपयोग करना। तीसरा उद्देश्य है जैविक विविधता से होने वाले लाभ पूरे समाज को मिलना। आर्थिक एवं मानव विकास इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिकी को कम से कम हानि पहुंचे। जैविक विविधता का उपयोग शिक्षा, शोध कार्य तथा ज्ञापन के लिए किया जाना। और छठा उद्देश्य है जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करना। एक बार फिर से देख लो, जैविक विविधता संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या? एक तो जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता का उपयुक्त एवं टिकाऊ उपयोग करना, जैविक विविधता से होने वाले लाभ पूरे समाज को मिलना, आर्थिक एवं मानव विकास इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिकी को कम से कम हानि पहुंचे, जैविक विविधता का उपयोग शिक्षा, शोध कार्य तथा ज्ञापन के लिए किया जाना, और लास्ट उद्देश्य है जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करना। आंसर बताइए, जैव विविधता संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां दोस्तों 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें पता लगाना है कि जैविक विविधता संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। पढ़ो, जैविक विविधता से होने वाले लाभ पूरे समाज को मिले। जी हां, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैविक विविधता का उपयुक्त एवं टिकाऊ उपयोग करना, यह उद्देश्य भी है। और जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता को संरक्षण प्रदान करना, यह भी जैविक विविधता संगोष्ठी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। ओके, आगे विश्व के जैविक विविधता हॉटस्पॉट्स यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पूरे विश्व में ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्र किसने दोस्तों संशोधित किए, उनकी एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है। 34 से 36 ऐसे पूरे विश्व में हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो हमारे भारत देश के कौन कौन से, आने वाले वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह बात करें हॉटस्पॉट क्षेत्र की, तो जैविक विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को ब्रिटेन के जीव विज्ञानी नॉर्मन मेयर्स, किसने? नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में प्रस्तुत किया था। यह जैविक विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को ब्रिटेन के एक जीव विज्ञानी, नाम है नॉर्मन मेयर्स, क्या नाम है? नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में प्रस्तुत किया था। तो आपने क्या याद रखा? जैविक विविधता हॉटस्पॉट शब्द, यह संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की नॉर्मन मेयर्स ने। वो कौन थे? ब्रिटेन के जीव विज्ञानी थे और यह संकल्पना प्रस्तुत की गई 1988 में। आंसर बताइए, जैविक विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को कब प्रस्तुत किया गया? जैविक विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को कब प्रस्तुत किया गया? 1988 में। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, जैविक विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? जैविक विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? नॉर्मन मेयर्स ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। और नॉर्मन मेयर्स के हॉटस्पॉट्स के सीमांकन का आधार कुछ इस प्रकार है, यानी कि नॉर्मन मेयर्स ने कौन कौन से आधार को ध्यान में रखते हुए यह हॉटस्पॉट्स का सीमांकन किया है। तो देखो,
किसी प्रदेश में 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की 3 लाख जीव जातियों का 0.5% है। यह पहला आधार। दूसरा आधार है किसी प्रदेश में 70 अथवा 70% से अधिक मूल जैव जातियां नष्ट हो चुकी हो। यह दूसरा आधार। तीसरा आधार है सागरीय हॉटस्पॉट्स के संबंध में मूंगे की चट्टानों यानी कि कोरल रीफ्स, मछलियों, घोंगे यानी कि स्नेल आदि को भी सम्मिलित किया गया है। ये 3 आधार को ध्यान में रखते हुए नॉर्मन मेयर्स ने पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट क्षेत्र है, उनका सीमांकन किया है। 36 या 34 है, आगे बात करेंगे। तो किसी प्रदेश में 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व की 3 लाख जीव जातियों का 0.5% है। किसी प्रदेश में 70 अथवा 70% से अधिक मूल जैव जातियां नष्ट हो चुकी हो। और तीसरी बात, सागरीय हॉटस्पॉट्स के संबंध में मूंगे की चट्टानों, मछलियां, घोंगे आदि को भी सम्मिलित किया गया है। विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट उष्णकटिबंध अथवा अर्ध उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध अथवा अर्ध उष्णकटिबंध में। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्षेत्र क्यों? तो दोस्तों, जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यह क्षेत्र में कौन कौन से देश स्थित है? आप जरा वर्ल्ड मैप को उठाइए और देखिए कि उष्णकटिबंध और अर्ध उष्णकटिबंध में कौन कौन से देश स्थित है। ब्राजील मिलेगा, हमारा इंडिया भी मिलेगा। तो याद रखना, विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट उष्णकटिबंध अथवा अर्ध उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। नॉर्मन मेयर्स के अनुसार विश्व में 34 हॉटस्पॉट है। कितने? विश्व में 34 हॉटस्पॉट है, जो विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में स्थित है। आने वाले वीडियो में दोस्तों हमारे विश्व में विभिन्न महाद्वीपों में जो भी ये हॉटस्पॉट क्षेत्र है, उनके बारे में बात करेंगे। और इन सभी हॉटस्पॉट पर मानव कार्य क्रियाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विश्व के हॉटस्पॉट की जैविक विविधता का संक्षिप्त वर्णन मैं आने वाले वीडियो में प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए लास्ट में। विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट कहां पाए जाते हैं? विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, अर्ध उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। यह दोनों जगह पर विश्व के अधिकतर हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के पहले पार्ट को खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो में हम हॉटस्पॉट की बात करने वाले हैं। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।